वेलकम बैक दोस्तों। फिल्म की शुरुआत में एरिस और मक्का को दिखाते हैं जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और नर्सरी से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक सुबह एरिस स्कूल के बाहर एक ब्यूटीफुल लड़की को देखता है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इस बात के लिए मक्का उसका मजाक उड़ाती है कि तभी वह नई लड़की उनके पास प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता पूछने के लिए आती है। एरिस तो उसको देखकर पागलों की तरह बोलना ही भूल जाता है और फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उसकी मदद करता है। अगले कुछ हफ्तों तक वे घंटों भर उसी के बारे में सोचता रहा। फिर उसे स्कूल के लोगों से पता चला कि उस लड़की का नाम नॉर्मा है। एक दिन एरिस बास्केटबॉल कोर्ट में अपने पॉपुलर भाई की कुछ मदद कर रहा है कि तभी नॉर्मा अपनी एक दोस्त के साथ वहां आई और एरिस को पता लगा कि असल में वो उसके भाई लियो को ही डेट कर रही है। ये जानकर एरिस का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स छिपा ली। फिर डिनर के टाइम उसने लियो से पूछा कि क्या ये सच है। लियो कहता है कि वे नॉर्मा के साथ ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन वे अब उसे पसंद करने लगा है। एरिस ने उसे नहीं बताया कि वे नॉर्मा के बारे में कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे डर था कि इससे उनके रिश्तों में दरार आ जाएगी। हर दिन वह उन्हें एक साथ देखता है और दुख में डूब जाता है। वह नॉर्मा को भुलाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बार बार उसे इंस्टाग्राम पर उनकी फोटोज दिखती रहती है और वो उसको चाहकर भी भुला नहीं पाता। एक वीकेंड स्कूल के सभी स्टूडेंट्स प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे हैं कि तभी एरिस को लियो का फोन आया। उसने उससे कहा कि नॉर्मा से उसको बात करनी है। अचानक नॉर्मा की नाक से खून आने लगता है। एरिस और नॉर्मा की बेस्ट फ्रेंड मार्गेट उसे बाथरूम तक ले जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें लग रहा है कि वे ठीक है, लेकिन तभी नॉर्मा बेहोश हो गई। वे उसे तुरंत सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट चेक करता है, लेकिन उसमें सब नॉर्मल आता है। नॉर्मा उससे कहती है कि जरूर वे कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी पीठ पर अजीब तरह के रैशेस हो रहे हैं। लियो और एरिस उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। नॉर्मा सोच रही है कि स्कूल के बाथरूम में उसको ठीक करने की शक्ति है, क्योंकि यही एकलौती ऐसी जगह है जहाँ उसे चक्कर नहीं आते। सबको लगता है कि ये केवल एक संयोग है, लेकिन एरिस इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। इंटरनेट पर कुछ घंटे बिताने के बाद उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपरसेंसिटिविटी नाम की एलर्जी के बारे में पता चलता है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मा को फोन उपकरणों के द्वारा निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एलर्जी है। वह बाथरूम में बेहतर महसूस करती है, क्योंकि ये एक डेड जोन है जहाँ फोन में सिग्नल नहीं आते। जब नॉर्मा की माँ को इस बारे में बताते हैं तो वो कहती है कि उसका बेडरूम भी एक डेड स्पॉट है जहाँ सिग्नल नहीं आते, इसलिए नॉर्मा केवल अपने बिस्तर पर ही सो सकती है। डॉक्टर कहती है कि ये साबित करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है कि वे इस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन अगर वे करते भी है तो उसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। नॉर्मा का परिवार एक्यूपंक्चर से लेकर हिप्नोटिज्म तक सब कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। लियो नॉर्मा के लिए इतना परेशान हो जाता है कि वे एक इम्पोर्टेंट बास्केटबॉल मैच में भी बहुत खराब परफॉर्म करता है। वह नॉर्मा के लिए दौड़ भाग करके थक गया है, लेकिन जब वह उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस बास्केटबॉल को देता है तब भी उसे बुरा लगता है। हर थेरेपी सेशन के साथ नॉर्मा की कंडीशन खराब होती जा रही है और 2 सप्ताह के अंत तक वो चलने की भी हालत में नहीं होती। उसका परिवार उसे उसके दादा दादी के घर भेजने का फैसला करता है, जो गांव में है और वहाँ कोई वाईफाई या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। अगर वह वहाँ रहती है तो उसकी कंडीशन बेटर होने के काफी चांसेस है। नॉर्मा खुश है कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि उसे डर है कि वे और लियो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसके एब्सेंस का फायदा उठाते हुए उसकी झूठी बेस्ट फ्रेंड मार्गेट उसके प्रेग्नेंट होने की अफवाहें फैलाती है। मक्का को इसके बारे में खबर मिलती है तो वह एरिस को बताती है। लियो ने हर वीकेंड नॉर्मा से मिलने आने का वादा किया है, तो वह उससे मिलने जा रहा है, लेकिन वह रास्ते में खो जाता है और उसे घर लौटना पड़ता है। इसी दौरान एरिस और मक्का नॉर्मा की माँ के साथ गाड़ी में जाते हैं ताकि उन्हें रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी न हो, क्योंकि लियो ने सुबह उनके साथ जाने की बजाय बास्केटबॉल प्रैक्टिस को प्राथमिकता दी थी। नॉर्मा निराश हो जाती है क्योंकि उसने पूरे एक हफ्ते से वाईफाई न होने की वजह से लियो से बात नहीं की है। अगले वीकेंड भी वही होता है। नॉर्मा उत्साह से अपने बॉयफ्रेंड लियो का इंतजार करती है, जो नहीं आता, जबकि एरिस और मक्का कई उपकरणों के साथ उससे मिलने आते हैं। एरिस ने एक टिन फॉइल भी बनाई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दूर करती है, जो नॉर्मा के लिए मददगार है। नॉर्मा आभारी है कि वे उसके ठीक होने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वे सोचती है कि काश लियो उसके लिए ऐसा कर रहा होता। अगले वीकेंड वे नॉर्मा से मिलने जाते हैं और मक्का नॉर्मा को मार्गेट की चैट का एक स्क्रीनशॉट देती है जिसमें वो नॉर्मा का मजाक उड़ा रही है। सब मिलकर उसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। हालांकि एरिस इस प्लान को लेकर श्योर नहीं है। वो एरिस को मार्गेट के रूप में तैयार करते हैं और उसकी तस्वीरें लेते हैं। फिर मक्का एक ग्रुप चैट को हैक करती है और मार्गेट और नॉर्मा की एक फोटो पोस्ट करती है और लिखती है कि मार्गेट ने नॉर्मा को अबॉर्शन के लिए मजबूर किया। ये खबर सुनकर सब नॉर्मा के दोस्त बन जाते हैं और वे मार्गेट से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये प्लान फेल हो
जाता है जब चैट का स्क्रीनशॉट पूरे स्कूल में फैल जाता है और अब लोग ये मानने लगे हैं कि नॉर्मा ने सच में अबॉर्शन कराया है। लियो कई हफ्तों बाद नॉर्मा से मिलने गया है। वह उत्साह से उसके पास दौड़ते हुए आती है, लेकिन लियो ने उसे पीछे धकेल दिया। उसके साथियों और कोच ने भी अबॉर्शन वाली पोस्ट देख ली थी और सोच रहे थे कि लियो ने नॉर्मा को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। लियो उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उस अफवाह की कीमत उसके पूरे बास्केटबॉल करियर को चुकानी पड़ सकती है। नॉर्मा माफी मांगती है, लेकिन लियो सुनने के मूड में नहीं है। शहर वापस जाने से पहले वह उससे ब्रेकअप कर लेता है। इस घटना से नॉर्मा का दिल टूट जाता है। वे न ढंग से खाती है न ही सोती है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी भी स्लो हो गई है। अभी दादी के कहने पर वे लियो को लेटर लिखती है जिसमें वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि वे उससे मिलने आ जाए। लियो को लेटर मिल जाता है, लेकिन वे बिना पढ़े ही मेड से उसे फेंकने के लिए कहता है। एरिस को नॉर्मा के लिए बुरा लगता है, इसलिए वे अपने भाई को बिना बताए उसकी तरफ से जवाब लिख देता है। जल्द ही वे लगभग हर दिन लेटर्स एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मा लियो से और ज्यादा प्यार करने लगी है, जबकि वो इस बात से अनजान है कि एरिस उन्हें लिख रहा है। वो रोज उसके रिप्लाई के इंतजार में उठती है और वे पिछले महीने की तुलना में काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। एक दिन मक्का, एरिस और नॉर्मा पड़ोस में साइकिल चलाने जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो तार वाले फोन से खेल रहे हैं। वे सब इसे ट्राई करते हैं, लेकिन डिवाइस काम नहीं करती। ये जानते हुए कि नॉर्मा उसे सुन नहीं सकती, एरिस उसे फोन से बताता है कि वे उससे प्यार करता है। उसके बाद वे उस पुल पर जाते हैं जो गाँव की सीमा है। वहाँ से थोड़ा दूर एक चट्टान है जिस पर नॉर्मा जाना चाहती है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण नहीं जा सकती। एरिस उससे कहता है कि उसे ट्राई करना चाहिए कि क्या टिन फॉइल सच में काम करता है। कुछ सेकंड्स के लिए वे ठीक महसूस करती है, लेकिन फिर उसकी नाक से खून बहने लगता है। वे जल्दी से घर लौटते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। एरिस इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझता है क्योंकि उसने उसे पुल के पार जाने के लिए कहा, लेकिन नॉर्मा उसे आश्वासन देती है कि वे ठीक है। अगले हफ्ते नॉर्मा का जन्मदिन है। उसकी दादी उन सभी को पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन नॉर्मा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि लियो वहाँ आ जाए। अब दिखाते हैं कि मक्का और एरिस किराने की दुकान पर है। मक्का जानती है कि वे अब भी लेटर्स लिख रहा है और चाहती है कि वे नॉर्मा को सारा सच बता दे। एरिस भी जानता है कि यही सही है, लेकिन वे खुद नॉर्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। अपने बर्थडे वाले दिन नॉर्मा को लियो का बेसब्री से इंतजार है। एरिस बहाना बनाता है कि उसे देर हो जाएगी, लेकिन नॉर्मा जितना हो सके इंतजार करने को तैयार है। बर्थडे गिफ्ट के रूप में एरिस ने उसे उस चट्टान पर ले जाने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल से ढकी कार बनाई जिस पर वे जाना चाहती थी। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन पर काफी रिसर्च की है और उसे लगता है कि वे कार टोपी से बेहतर काम करेगी। तीनों इसे ट्राई करते हैं और वो कार वास्तव में काम करती है। वे चट्टान पर ड्राइव करते हैं और एक साथ सनसेट देखते हैं। जब वे अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मा बताती है कि बीमार होने से पहले वे एक पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अब उसने उम्मीद छोड़ दी है। घर वापस जाते वक्त मक्का उन्हें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देती है ताकि एरिस नॉर्मा को सच्चाई बता सके। एरिस नर्वस है, लेकिन वे सही कदम उठाता है और उसे बताता है कि लेटर उसने भेजे थे, लियो ने नहीं। नॉर्मा हैरान है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियो के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा सही हो चुका है। लेकिन नॉर्मा को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि लियो अब भी उससे नाराज है। वे चुपचाप घर वापस जाते हैं और दरवाजे पर लियो को उसका इंतजार करते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं। वे हर चीज के लिए माफी मांगता है और दोनों में सुलह हो गई है। फिर भी नॉर्मा अपने दिमाग से एरिस का ख्याल नहीं निकाल पाई। उस दिन से वे और लियो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, लेकिन जब भी वे साथ में समय बिताते हैं, लियो या तो नींद में होता है या बास्केटबॉल प्रैक्टिस के कारण थका हुआ होता है। नॉर्मा उससे समझती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वे उसे वास्तविक जीवन की तुलना में लेटर्स में ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन स्कूल में एक लड़की एरिस से कहती है कि वे लियो से उसकी कॉल पिक करने के लिए कहे। एरिस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वे कौन है, तो लड़की बताती है कि वो लियो की गर्लफ्रेंड है। एरिस इसके बारे में लियो से पूछता है और वे मानता है कि उसने नॉर्मा से ब्रेकअप करने के बाद उसे डेट किया। वे ये कहकर खुद को जस्टिफाई करता है कि वे नॉर्मा से प्यार करता है और ब्रेकअप के बाद वे दुखी था, लेकिन एरिस उसकी बातों में नहीं आता। अगले दिन दोनों फिर से नॉर्मा से मिलने जाते हैं। एरिस लियो से उससे सच बताने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से डरता है। तीनों एक साथ टहलने जाते हैं तो एक नीली और पीली तितली एरिस के कंधे पर बैठ जाती है। लियो और नॉर्मा एक तस्वीर लेने के लिए अपने कैमरास निकालते हैं कि तभी नॉर्मा को अचानक से लियो के फोन में प्रीव्यू विंडो में लियो और एक लड़की की फोटो दिखती है। लियो जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लेता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वे नहीं जानता कि नॉर्मा किस बारे में बात कर रही है। नॉर्मा गुस्से में घर वापस आती है और लियो उसका पीछा करता है, ये दावा करते हुए कि वो लड़की सिर्फ एक दोस्त है। नॉर्मा एरिस से सच जानना चाहती है तो वे दुविधा में पड़ जाता है।
एरिस अपने भाई का पक्ष लेता है और कह रहा है कि वे लड़की लियो के सिर्फ दोस्त है, लेकिन नॉर्मा उस पर विश्वास नहीं कर रही। उन दोनों ने उससे झूठ बोला और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इस बात से वो दोनों उसकी नजरों में गिर गए हैं और वो उनसे जाने के लिए कहती है। घर में एरिस और लियो के बीच बहस हो जाती है। एरिस चाहता है कि उसका भाई अपनी गलती स्वीकार करे और नॉर्मा की रिस्पेक्ट करे, लेकिन लियो एरिस को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी नॉर्मा के लिए कुछ कुछ होता है। इससे पहले कि दोनों की हाथापाई हो जाए, एरिस दूर हो गया और नॉर्मा के घर वापस चला गया। नॉर्मा उससे बात करने से इनकार कर देती है, लेकिन वो पूरा दिन उसका इंतजार करता है। फिर भी वे अपने कमरे से बाहर नहीं आती, तो वो उसकी दादी के पुराने रिकॉर्डर में एक मैसेज छोड़ देता है। घर वापस आते हुए एरिस अपनी माँ के कहने पर लियो को लेने एक बार में जाता है, जहाँ वह अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा है। बेशक उनका झगड़ा हो रखा हो, एरिस फिर भी उसकी मदद करने के लिए जाता है। लियो माफी मांगता है और अपने भाई एरिस को गले लगाता है, ये मानते हुए कि वे गलत था। उनकी सुलह हो गई है और वे घर जाते हैं। लियो एक्सेप्ट करता है कि वो नॉर्मा के लायक नहीं है और एरिस को कहता है कि वो नॉर्मा को बता दे कि वे उसके लिए कैसा महसूस करता है। जब एरिस फाइनली उसके और नॉर्मा के हैप्पी एंडिंग के बारे में सोचने लगता है, उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। अगली सुबह नॉर्मा को खबर मिलती है कि एक्सीडेंट से लियो गंभीर रूप से घायल है और एरिस की डेथ हो गई है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। वे उसके अंतिम संस्कार में जाने के लिए अड़िग है, भले ही वे उसे बीमार कर दे। उनके जाने से पहले उसकी दादी उसे वो टेप रिकॉर्डर देती है। पुल पर पहुंचते ही उनकी कार काम करना बंद कर देती है। हर कोई बिजी होता है तो नॉर्मा रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जिसमें एरिस ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया है। वे उसे बताता है कि जब उसने पहली बार नॉर्मा को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन वो कभी कबूल नहीं कर पाया क्योंकि वे उसके भाई लियो के साथ खुश थी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे हैं और उसे खिड़की पर एक नीली और पीली तितली दिखाई देती है, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे पिछले दिन एरिस के कंधे पर बैठी थी। वो बाहर उसका पीछा करते हुए जाती है और वे उसे पुल की दूसरी तरफ ले जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल के बिना भी नॉर्मा ठीक महसूस करती है। उसे लगता है कि उस मोमेंट में एरिस उसके साथ ही है। उनका परिवार तब अंतिम संस्कार में जाता है, जहाँ लियो व्हीलचेयर पर है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि नॉर्मा एक एरोप्लेन से उसकी पायलट के रूप में आती है। वह एरिस की फोटो सामने रखती है और उससे पूछती है कि क्या वे उड़ने के लिए तैयार है। फिर प्लेन हवा में उड़ जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।